आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको अजीम बेग चुगताई का नॉवेल खानम सुना रहा हूँ। इसके 2 हिस्से मैं आपको सुना चुका हूँ। नॉवेल का दूसरा हिस्सा, जिसका नाम मेरी शहसवारी यानी मेरी घुड़सवारी है, इसका एक हिस्सा मैं आपको सुना चुका हूं। आज इसी बाब का दूसरा हिस्सा यानी मेरी शहसवारी यानी मेरी घुड़सवारी का दूसरा हिस्सा, नॉवेल का तीसरा हिस्सा और इस बाब का दूसरा हिस्सा सुनिए। वालिद साहब दरअसल दूसरे घोड़े की फिक्र में लगे हुए थे और इस दौरान में टेनिस खेलने लगे। रोज जाकर खेलते थे और वो भी इस तरह के जवानों को मात करते। मगर बुढ़ापा फिर बुढ़ापा है। नतीजा ये कि घुटने में चबक पैदा हो गई और दौड़ने से माजूर हो गए। और मेरी कमबख्ती जो आई तो तांगे पर आने जाने लग गए। एक तो वैसे ही घोड़े की खरीदारी की फिक्र में और फिर तांगे वाले के वैसे ही एक बातूनी होते हैं, लिहाजा तांगे वालों से घोड़ों की बातें होने लगी। एक तो बदमाश खूब बातें बना बना कर किराया ज़्यादा लें और फिर अब उन्होंने ये बिदत शुरू की कि घोड़ा दिखाने वाले साहब को ले जाते और कभी खुद घर पर घोड़े दिखाने लाते। किस्सा मुख्तसर के घोड़े फिर आने जाने लगे। वालिद साहब की आदत ठहरी कि लेना हो ना हो उन्हें घोड़े देखने से काम। फिर जब लेना मकसूद था तो और भी शरीर घोड़े की तलाश रहने लगी और इस सिलसिले में 2-3 दफ़ा फिर ऐसा मौका आते आते रह गया कि मुझे खानम की शर्त की वजह से घोड़े पर चढ़ना पड़ा होता। भाभी जान दरअसल चाहती थी कि कोई नहायती शरीर घोड़ा है। एक दफ़ा मैंने जो देखा कि घोड़ा सीधा साधा है, चढ़ता तो खैर उस नालायक पर भी नहीं, मगर इरादा जाहिर करने का जो किया तो भाभी जान बोली, इस घोड़े पर नहीं बल्कि कोई और घोड़ा सख्त शरीर आएगा तब चढ़वाएंगे। दरअसल भाभी जान को शर्त हारने का खौफ था। ये तो वो जानती थी कि मैं सीधे घोड़ों पर भी नहीं चढ़ सकता, लेकिन फिर भी ये ख्याल कि घोड़ा सीधा है और शायद मैं जान पर खेल जाऊं, लिहाजा ऐसे वैसे घोड़ों पर वो शर्त नहीं चाहती थी। उधर खानम का ये हाल कि शर्त जीतने के लिए बेताब थी। एक रोज का जिक्र है कि जाड़ों के दिन थे, सुबह का वक्त, और मैं लिहाफ में लिपटा मजे से किताब पढ़ रहा था और सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था कि आवाज आई, अरे मियाँ मन्नन खां। जल्दी से मैंने सिगरेट दीवार से रगड़कर बुझा दिया और उठ बैठा कि फिर आवाज आई, क्या कर रहे हो? मैं बाहर आया, क्या देखता हूं कि वालिद साहब क़िबला उस बला की सर्दी में सिर्फ एक कमीज पहने चबूतरे पर खड़े और एक नापकार तांगे वाला एक नहायती शरीर घोड़ा सामने लिए खड़ा है। ऐसा शरीर के खामखा कोई बात न चीत, बस बिगड़े जा रहा है। मुझे देखते ही वालिद साहब बदशाश होकर बोले, कहो कैसा घोड़ा है? गर्दन जद्दी है। मैंने भी हंसकर कहा, क्या आप लेंगे इसे? यही तो सोच रहे हैं। मुस्कुरा कर मुझे छेड़ने को कहा, लेकिन जानते ही थे कि मैं घोड़े की खरीदारी के सख्त खिलाफ हूं। मैंने कहा, क्या कीजिएगा लेकर? कोई ज़रूरत भी हो आखिर। फिर मैंने तांगे वाले को डांट कर कहा, ले जाओ जी इस घोड़े को, यहाँ किसी को घोड़ा नहीं ले रहे, भागो यहाँ से। वालिद साहब इस बात पर बहुत हंसे, कहने लगे, मियाँ ठहरो तो, अभी ले थोड़ी रहे, ज़रा देख रहे। मैंने हरचंद कहा, मत देखिए, मगर वो ना माने और तांगे वाले से कहा, ज़रा यूं ही बगैर सवार हुए बागडोर पकड़कर दौड़ा कर दिखाइए।
तांगे वाला तो घोड़ा दौड़ा कर दिखाने लगा और इधर मैंने वालिद साहब को लेक्चर देना शुरू किया। आप खुद ही गौर फरमाएं कि आपके वालिद साहब या किसी बुजुर्ग की 60-70 बरस की उम्र हो और ये शौक हो कि चुलबुला सा घोड़ा जो कहीं पर पकड़ पाए तो उछलकर उसकी पीठ पर हो लें और रोजाना 10-10 और 12-12 मील की रगड़ लगाएं। आप ही बताएं कि ऐसा करने में वो बुजुर्ग कहाँ तक हक बजानिब होंगे। एक तो उम्र ऐसी और फिर तलाश हमेशा किसी सख्त शरीर घोड़े की। लिहाजा मैं सख्त मुखालिफ था कि हरगिज घोड़ा ना खरीदा जाए। वालिद साहब ने घोड़े की चाल मुलाहिजा फरमाई। बड़े अच्छे हाथ पैर का जबरदस्त घोड़ा था और बेहद शरीर और ऐबी था। जब तांगे वाला उसकी चाल दिखा चुका तो वालिद साहब ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैं वैसे ही गुस्से में बल खा रहा था और महज छेड़ने के लिए अब वालिद साहब ने और भी मुस्कुराकर मुझसे कहा, क्यों, जरा तुम भी चढ़कर देखो। क्यों, जरा तुम भी चढ़कर देखो इसको, जरा निकालो दुल्की। जाहिर है कि इस जुमले से उनका क्या मतलब था। महज एक मजाहिया फिक्रा था मुझे छेड़ने के लिए, वरना उनको मालूम ही था कि ना तो मैं कभी घोड़े पर चढ़ा हूं और ना चढ़ सकता हूं। लेकिन इधर तो वालिद साहब ने मुझसे ये कहा और उधर मैंने अपनी पुश्त पर बरामदे की आखिरी हिस्से की तरफ से खानम भाभी जान की आवाज सुनी। बस क्या अर्ज करूं, सन्नाटे में आ गया। बुरे फंसे। मैंने दिल में कहा, मुझे क्या मालूम था कि बाहर घोड़ा आया हुआ है, वरना मैं हश्र तक अपने कमरे से बाहर ना निकलता। या इलाही, अब मैं क्या तरकीब करूं। खानम और भाभी जान नहायती जोरों शोर से खानम और भाभी जान में नहायती जोरों शोर से बहस हो रही थी और मुझे मजबूरन मुड़कर उधर देखना पड़ा। मुझे देखते ही दोनों ने इशारे से बुलाया। मैं अभी आया कहकर चारों नाचार खानम के पास पहुंचा। बस मैं क्या अर्ज करूं कि किस तरह दोनों देवरानी और जेठानी मुसर्रत और नौजवानी का गुलदस्ता बनी हुई थी। खानम गोया एकदम से मेरे ऊपर झपट पड़ी। उसने किस तरह मेरे बाजू पकड़कर मुझे कसम देकर शर्त जीतने की फरमाइश की। और उधर भाभी जान के चेहरे पर कामयाबी का नूर इस तरह परतवे फिगन था कि मारे खुशी के बात ना निकलती थी। वो जानती थी कि मेरे फरिश्ते भी इस नाहंजार घोड़े पर नहीं चढ़ सकते। फिर खानम का जोशो खरोश भी काबिल दीद था। वो अपने दिलपसंद शौहर की शहसवारी के कमालात देखने के लिए अलग बेचैन थी और शर्त जीतने के लिए अलहदा। किस्सा मुख्तसर, इंतहाई खुशी के साथ गोया खानम ने मुझे चबूतरे पर से ढकेलने की कोशिश की तो ये कहते हुए, जल्दी जाओ और शरीर घोड़े को थकाकर शल कर देना। मैं क्या अर्ज करूं, मेरा उस वक्त क्या हाल था। मुंह से बात निकलना दूभर थी। मुर्दा बदस्ते जिंदा वो मजमून था और मजबूरन मैं चला उस तरफ। इधर मैं बढ़ा, उधर मारे खुशी के एक लरसती हुई आवाज में खानम ने कहा, बड़ी तेजी दिखा रहा है, अभी सब भुला देंगे। खानम के तो ये ख्यालात, और अब इधर मैंने ये सोचा कि मरना बरहक है, फिर क्यों ना हिम्मत करके घोड़े पर बैठ जाऊं। और अब तो कोई सूरत भी दूसरी नजर नहीं आती। बैठकर रास खींचे रहूंगा, चुमकारता रहूंगा और थोड़ी देर के बाद रोक राक कर किसी न किसी बहाने से उतर पड़ूंगा। चुनांचे ये तय करके दिल में कहा कि आखिरी वक्त है, जरा घर वाली को तो एक नज़र और देख लें। चुनांचे मुड़कर मैंने अपनी रफीकाए हयात पर नज़र डाली और चश्मे ज़दन में मैं कहीं से कहीं पहुंच गया।
मैंने एक तस्वीर देखी कि एक तुर्की खानम अपने शौहर को मैदान जंग पर जाता हुआ देखकर हंस रही थी और वो मुड़कर देख रहा था। ओहो, मैंने कहा यही बहादुरी का मामला यहाँ दरपेश है। बस फिर क्या था, सामने मैदान जंग है और मैं एकदम से कुछ हो गया। तेजी से कदम बढ़ाकर पहुंचा घोड़े की तरफ और तांगे वाले से कहा, लाओ जी इधर लाओ, हम चढ़ेंगे। वाले साहब पुकारे, क्या कहना है? और मैंने मुड़कर देखा कि वो हंस रहे हैं। क्या सोचते होंगे दिल में, क्योंकि जानते ही थे कि मुझे घोड़े की सवारी से भला क्या ताल्लुक। मैं जब घोड़े के पास पहुंचा हूं तो मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मैं मैदान जंग में कूद पड़ा। मेरे जंगी जौहर देखने और दाद देने के लिए वो मुंतज़िर है जिसको मैं बायस से तख्लीक कायनात समझे हुए हूँ। घोड़ा कमबख्त खामखा बिगड़ नहीं रहा था, बल्कि बिखरा जा रहा था, मगर इधर मेरे बदन से भी जुर्रत के फव्वारे छूट रहे थे। यानी इंतहाई जुर्रत की वजह से बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैंने घोड़े को चुमकारने की कोशिश की तो शायद सर्दी की वजह से आवाज़ मुंह से ना निकली, और ऐसे मौके पर तांगे वाले बदमाश ने जो घोड़ा पकड़े खड़ा था ये कह दिया कि साहब डरिए मत बदमाश। मैंने डांट कर कहा और मारे गुस्से के मेरा खून जैसे खौलने लगा। कपकपाते हाथों से मैंने घोड़े की बाग पकड़ी। मैं घोड़े की बाईं तरफ खड़ा था और दिल में खुदा को याद कर रहा था, और घोड़ा खामखा थरथरा रहा था। एक मौलवी साहब ने वाज में कहा था कि हर मुहिम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए, यानी बिस्मिल्लाह कहकर सीधा पैर रखे तो ज़रूर फतेह होगी। चुनांचे बिस्मिल्लाह कहकर मैंने भी सीधा पैर रिकाब में रखा, मगर पैर रखा ही था कि पीछे से वालिद साहब और भाई साहब ने जब आ गए थे ज़ोर से ललकारा और हैं करके कहका लगाया। इधर मैं बैठी गया होता मगर घोड़ा बिखरने लगा और चल दिया, लिहाजा मुझे पैर निकालना पड़ा। वालिद साहब हंसकर कहने लगे, तुम बिल्कुल गधे हो। सीधा पैर रिकाब में डालकर क्या दुम की तरफ मुंह करके बैठने सीधा पैर रिकाब में डालकर क्या दुम की तरफ मुंह करके बैठते हैं अहमक कहीं क्या? मैंने अपनी हिमाकत को महसूस किया, मगर वाहरी हाजिर जवाबी। फौरन चमक कर मैंने कहा, लाहौल वाला कुव्वत, खाम मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं तो ये देखता था पैर से जोर देकर कहीं जीन का ढेला तंग तो नहीं है, और जो खिसक जाता तो। भाई साहब बोले, तंग हाथ से देखा जाता है कि पैर से? वालिद साहब ने कहा, अच्छा आप चढ़ो, जल्दी चढ़ो। मैंने हवास बजाय की और फिर घोड़े को चुमकारा। बिस्मिल्लाह कहकर इस दफ़ा बायां पैर रिकाब में रखा, मगर फौरन ही घोड़ा चमका और मुझे पैर मजबूरन निकालना पड़ा। फिर मैंने घोड़े को चुमकारा और फिर पैर रखा, मगर फिर घोड़ा चल दिया और मुझे फिर रिकाब से पैर निकालना पड़ा। 3-4 दफ़ा यही हुआ और रिकाब में पैर रखते ही घोड़ा बिखरने लगता। वालिद साहब ने जो देखा तो वहीं से डांट कर कहा, ये क्या वाहियात है? पैर में रिकाब मार के एकदम से उछलकर बैठ क्यों नहीं जाते? ये भी कोई बैलगाड़ी है कि तुम्हारे लिए खड़ी रहेगी? साथ ही भाई साहब भी लपक कर मेरे पास पहुंचे और कहने लगे, तुम भी अजीब आदमी हो, आखिर तुम इंतजार ही क्यों करते हो? हल्के फुल्के आदमी हो, रिकाब में पैर रखते ही बिजली की तरह चमक के गड़ाप से ज़मीन पर बैठ जाओ। ओहो, अब मुझे पता चला। अब तो गोया घोड़े पर बैठने का गुर मालूम हो गया। लाहौल वाला कुव्वत वाकई में सुस्ती कर रहा था। दरहाल ये कि दारोमदार है महज फुर्ती पर। यहाँ तेज तर्रारी और बर्फ रफ्तारी से काम चलेगा। चुनांचे ये ख्याल आते ही मैंने भाई साहब को अलग हटाया, ये कहकर, हटिए, अब मुझे आखिर चढ़ने भी दीजिए। मैं ये सब जानता हूँ, आप मुझे कुछ ना बताएं। मैं सब जानता हूँ, आप तकलीफ ना करें।
ये जुमला मैंने बुलंद आवाज़ से कड़क कर कहा था ताकि खानम और भाभी जान भी सुन लें, क्योंकि मेरी बार बार की नाकाम कोशिश के साथ साथ भाभी जान ने खानम का नाटका बंद कर रखा था। अब मुझे शरीर घोड़े पर सवार होने का गुर मालूम ही हो गया था, लिहाजा भाई साहब को अलग हटाकर मैंने किचकिचा कर होठ दाबे। ये सोचकर मुझे तो बिजली की तरह तड़पकर एकदम से जीन पर पहुंच जाना चाहिए। चुनांचे बिजली की तरह तड़पने यानी एकदम से जस्ट करने नहीं बल्कि सचमुच गोया एकदम से उड़ने की नीयत बांधकर मैंने अपना बायां पैर रिकाब में रखा और रखते ही जो एकदम से जोर से तड़पा हूं, जोर से तो न सिर्फ जीन पर पहुंचा बल्कि उससे भी आगे, यानी अपने हमले की तेजी में सचमुच बिजली की तरह तड़पकर घोड़ा पार कर गया। परले पार गिरा, औंधे मुंह, लगाम हाथ से छूटकर पैर में अटकी। उधर घोड़े ने जो देखा कि मेरी पीठ पर बिजलियां कौन गईं, तो वो तरारा भर के ये जा वो जा, एक झटके से मेरा दाहिना पैर लगाम के साथ हवा में बुलंद हुआ और मैं लट्टू की तरह घूम गया। बौखला कर मैं कपड़े झाड़ता हुआ उठा। घोड़ा बंगले के अहाते को तय करके किसी जरूरी काम से सरपट उड़ा जा रहा था, घोड़े वाला उसके पीछे। वालिद साहब और भाई साहब का मारे हंसी के बुरा हाल था। भाभी जान की कैफियत और हालत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। मारे हंसी के दोहरी हो गई। हलक में मारे हंसी के फंदा पड़ गया, अच्छू लग गया गले में, आंसू निकल आए। थक कर और शल होकर हंसते हंसते खांसने लगी और पसीना पसीना होकर बैठ गई। चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सब कुछ मगर फिर भी हंसी न थमती थी। बी खानम की अजीब हालत थी। शर्त हारने का धक्का, मेरी नाकामी का सदमा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मुंह फक अजीब मातमी सूरत बनाए खड़ी थी। मेरी आंखें जो चार हुई तो मैंने खुश होकर कहा, है देखती क्या हो, जो चढ़ेगा सो गिरेगा। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। हम शहसवार हैं, अभी घोड़े पर से गिरे हैं। देखी तुमने मेरी तेजी, कमाल मेरा। एकदम से खानम का चेहरा बशाश हो गया। भाभी जान की तंज़-आमेज़ और तकलीफ दे हंसी वाकई नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो बिगड़ खड़ी हुई उनकी बेवजह और बेतुकी हंसी पर। जब खानम बिगड़ी तो भाभी जान के ज़रा होश ठिकाने हुए और वो उठी, अपनी खांसी और हंसी को रोकती हुई और हाथ फैलाकर खानम की तरफ बोली, लाओ बहन मेरी शर्त के रुपए। अरे, खानम ने चिल्लाकर कहा, वाह बहन, खूब रही। शर्त तुम हारी या मैं? घोड़ा बिगड़ कर निकल जाए तो कोई क्या करे, सब गिरते हैं घोड़ों पर से। इधर मैंने जल्दी जल्दी दुनिया के मशहूर शहसवारों और सिपाहियों के गिरने के वाक़यात बयान करना शुरू किए और फिर लगे हाथों खानम ने वालिद साहब और खुद साहिबा शर्त के शौहर यानी भाई साहब के गिरने के वाक़यात बड़ी तेज़ी से बयान करके भाभी जान को कायल करते हुए कहा, बहन शर्त के रुपए तो मैं छोड़ूंगी नहीं। यहाँ मेरे अल्लाह, भाभी जान ने अपनी हंसी को रुखसत करते हुए कहा, गज़ब है खुदा का। गए थे आप चढ़ने को, मेरी तरफ मुतवज्जह होकर बोली और वहाँ कलाबाजी खाकर उस पार गिरे। और अब ये उल्टी मेरी जान खा रही है कि शर्त में जीती। सुन लो बहन, अच्छी तरह कान खोल कर, तुमने खाई हैं मोटी मोटी कसमें, ये मेरे रुपए हजम न होंगे, मैं लेके छोड़ूंगी। लो और सुनो। इतने में भाई साहब भी आ गए और वालिदा साहब भी आ गई और वालिदा साहिबा भी आ गई। और फिर तो हुज्जत और बहस छिड़ी के बस सुनिए और दाद दीजिए। भाई साहब का खुदा भला करे, आखिर है ना मेरे ही बड़े भाई, मुनसिफ मिजाज आदमी, और फिर शहसवार भी।
लिहाजा मैंने और खानम ने उनके सुपुर्द मामला किया कि भाई तुम करो फैसला। उन्होंने भी भाभी जान की तरफ देखा और फिर खानम और मेरी तरफ, और 2 लफ्ज़ों में खानम के मुवाफिक फ़ैसला दे दिया। कह दिया उन्होंने मुख्तसर अल्फाज में खानम से कि तुम जीत गई, मगर वो जो किसी ने कहा है कि मुर्गे की एक टांग, वो मजमून भाभी जान का है। वो बद्दी खुदा की भला कब कायल होने वाली थी, बिगड़ खड़ी हुई। भाई साहब से भी और उज़्र किया कि ये फ़ैसला उन्होंने मजाक में दिया है। नतीजा ये कि उस तरफ भाभी जान और इधर खानम दोनों कस्में खाती थीं कि शर्त मैं जीती और रुपए शर्त के हज़म न होंगे। नतीजा कुछ ना निकला और बकौल खानम के उसको आज पता लगा कि ये भाभी जान सख्त बदअहद हैं और इनका कोई एतबार नहीं। ज़रा लुत्फ़ तो देखिए। भाभी जान बिगड़कर बड़बड़ाती चली गई। खानम एक होशियार, वो जान गई कि ये सब भाभी जान के ढकोसले, सब तसन्नो महज रुपए मार लेने के हैं, सब तसन्नो महज रुपए मार लेने के हैं। शाम को फिर यही किस्सा रहा और कुछ तय ना हो सका। दूसरे रोज़ फिर यही किस्सा छेड़ दिया गया। तीसरे रोज़ शाम को इससे भी ज़्यादा बदमाश घोड़ा आया और दौड़ी भाभी जान खानम से दुगनी और नकद शर्तबद्ध करने, माफ़ करना, तीसरे रोज़ शाम को उससे भी ज़्यादा बदमाश घोड़ा आया और दौड़ी भाभी जान खानम से दुगनी और नकद शर्त बदलने को। मैं सब घबराया, मगर वाहरी बीवी, वो होशियार हो तो ऐसी। खानम ने भाभी जान से कह दिया कि नहीं, जब तक तुम मेरी पहली शर्त के रुपए अदा नहीं करोगी मैं कोई शर्त नहीं बदती। मैंने भी बढ़कर खानम को मशवरा दिया कि बेशक तू सच कहती है, पहले वाली शर्त के रुपए ले लेना तब बदना, वरना नहीं। किस्सा मुख्तसर, खानम ने भाभी जान को साफ जवाब दे दिया कि जब तक रुपए अदा ना हो जाएंगे कोई नई शर्त हरगिज़ नहीं बदली जाएगी। ना भाभी जान ने शर्त के रुपए दिए और ना नई शर्त बदली गई। मेरी दुआ है कि खुदा करे वो कभी अदा ना करें। किस किस तरह भाभी जान बल खाती हैं। रुपए तीसरे शख्स के पास जमा कराने को कहती हैं और शर्त बदलने को कहती हैं, मगर बेसूद। कह दिया है मैंने खानम से कि जब तक ये पहली वाली शर्त के रुपए ना दें हरगिज़ शर्त ना बदलना। और मैं दुआ मांगता हूँ कि खुदा ना करे भाभी जान कभी शर्त के रुपए अदा करें। बहर सूरत मैं घोड़े पर चढ़ा हूँ, कब और किस तरह ये आपने देख लिया। नॉवल का चौथा हिस्सा आपको कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।